नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन के मूड में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है। यूपी चुनाव के लिए मोदी और शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है। दशहरा के बाद बीजेपी के बड़े नेता यूपी का रुख करेंगे। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। यूपी में धुआंधार चुनावी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यूपी में तकरीबन 30 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 50 से ज्यादा रैलियां करेंगे। यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माहौल बनाएंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। दशहरा यानी कि अक्टूबर मिड में दशहरा है और अक्टूबर मिड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे उत्तर प्रदेश में होंगे। प्रधानमंत्री के तकरीबन 30 से ज्यादा रैलियां प्रस्तावित की जाएंगी और अमित शाह के तकरीबन 50 से ज्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रस्तावित की जाएंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने और स्टार प्रचारकों को भी चुनावी मैदान में उतारेंगी। इस वक्त संगठन के स्तर पर तमाम पहल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन दशहरा के बाद यानी दशहरा अक्टूबर के मिड में है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आएगी। उसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ अलग अलग नेताओं के जो स्टार प्रचारक होंगे उनके दौरे प्रस्तावित किए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और ब्रिजेश श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पहला सवाल दिल्ली से जो हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिजेश, उनसे ही है। ब्रिजेश, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यह तो तय है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा और 30 से ज्यादा रैलियां उनकी प्रस्तावित मानी जा रही हैं जो दशहरा के बाद होंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लगातार उनकी लोकप्रियता बरकरार है। वैश्विक रूप में अगर देखा जाए तो जो है पूरे वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले राजनेता हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री की उस शख्सियत का फ़ायदा उठाया जाए, प्रधानमंत्री की जो अपनी जो है छवि है उसका फ़ायदा उठाया जाए और इसी के तहत ताबड़तोड़ रैलियों का जो है प्रोजेक्शन किया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी। और अगर बीजेपी सोर्सेस से, चूंकि ऑफिशियल अभी उनका जो रैलियों का कार्यक्रम वो तय नहीं हुआ, लेकिन जो बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले पहले 30 से ज़्यादा जनसभाएं उत्तर प्रदेश में करेंगे। और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की भी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां होंगी और लगभग आधा सैकड़ा जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। इसको लेकर के बाकायदा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, अलीगढ़ पहुंचेंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। तो इस तरीके से तमाम कार्यक्रमों को तय किया गया है। तमाम विकास की योजनाएं जो पूर्ण होने जा रही हैं उन योजनाओं का शिलान्यास, उनका लोकार्पण, उस तरह की तमाम योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में समय समय पर मुखातिब होंगे और एक के बाद एक जो जनसभाएं हैं वो वहां पर होंगी। प्रधानमंत्री दीपावली के समय अयोध्या भी पहुंच सकते हैं, अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम लग सकता है। इसकी भी अभी तक जो है कोई ऑफिशियल अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात की अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं जो, तो ये अपने आप में एक बेहद अहम है। तो किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम लगाने की रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, ये बात बिल्कुल तय है। इससे पहले अगर देखा जाए तो BL संतोष, JP नड्डा, तमाम जो बड़े नेता हैं
वो सब उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार रह रहे हैं, किसी न किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएं, और उसी के तहत जो है ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। और दशहरे के विजयदशमी के बाद से बेसिकली ये शुरू हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो ताबड़तोड़ रैलियां हैं विजयदशमी के बाद, हर महीने के हिसाब से प्लान तैयार किया जाएगा और किस क्षेत्र में कौन सी योजनाएं संपूर्ण हो रही हैं, उन योजनाओं के लोकार्पण को लेकर के जो है कई नई योजनाओं के शिलान्यास को लेकर के, इन सब को लेकर के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। और अलग अलग जनसभाओं के जरिए उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों को तेज करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। ठीक है, ब्रिजेश आप मेरे साथ बने रहिएगा। एस के वाजपेयी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एस के, चुनाव के दौरान अमूमन हम देखते हैं कि जो अलग अलग प्रत्याशी होते हैं उनकी तरफ से बाकायदा डिमांड किया जाता है कि उनके क्षेत्र में किन किन लोगों के दौरे लगे, और उसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, कोई स्टार चेहरे हो सकते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नो डाउट प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की मांग तो तकरीबन सभी जो प्रस्तावित विधायक होंगे उनकी तरफ से किया जाएगा। इससे इतर और कौन कौन से चेहरे हैं जिनकी मांग ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जरूर अहम है, क्योंकि उनकी अपनी एक लोकप्रियता है। चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी भी अपनी लोकप्रियता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रदेश समेत दूसरे प्रदेशों में भी लगातार मांग होती रही कि उनकी रैलियां कराई जाए। तो बीजेपी की कोशिश यही होगी कि ऐसे स्टार प्रचारक प्रचार में उतारे जाएं जिनका फायदा सीधे तौर पर 2022 के इलेक्शन में मिले, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उसके अलावा जो केंद्रीय बीजेपी के महत्वपूर्ण लोग, खास तौर पर जिनको उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, चाहे वो हम अजय कुमार मिश्रा टेनी की बात करें, या फिर लखनऊ के बगल की सीट मोहनलाल संसद कौशल किशोर की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो जहां यूपी बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित है कि बीजेपी की कोशिश यही होगी कि उन चेहरों को मैदान में उतारा जाए जिनका फायदा सीधे तौर पर 2022 के इलेक्शन में मिल सकता है। जहां तक हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 75 जिले हैं, 403 सीटें हैं, 80 लोकसभा हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उत्तर प्रदेश है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और हर उस कील कांटे को दुरुस्त करने में बीजेपी लगातार लगी हुई है, जिसके लिए लगातार बीजेपी के अभियान चल रहे हैं। जहां तक पीएम मोदी की रैलियों का सवाल है, तो निश्चित है कि 75 जिले में 30 से ज्यादा रैलियां करने के पीछे वजह यही होगी कि ऐसे सेंटर्स रैली के तय किए जाएं जहां से 2-2, 3-3 जिलों को एक-एक रैली से प्रधानमंत्री मोदी की कवर किया जा सके। तो निश्चित है कि बीजेपी की कोशिश यही होगी कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर जितना ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल सकता है वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लिया जाए। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की जो अपनी एक छवि है वो कहीं ना कहीं जरूर लोगों के बीच लोकप्रियता का विषय हो, खास तौर पर युवाओं के अंदर। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह की भी रैलियां उस हिसाब से चलिए एसके आप मेरे साथ बने रहिएगा। ब्रिजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष ने रणनीति बनाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ पर फोकस करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा 11 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी एक अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी का यह बूथ विजय अभियान है, और इस अभियान के तहत बूथ को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख तैनात किए जाएंगे। वर्चुअल माध्यम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को नड्डा संबोधित भी करेंगे। मेरे साथ एस के वाजपेयी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश श्रीवास्तव, एस के वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से इसी पर अपडेट के साथ। एस के, अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी रोज अपने चुनावी धार को और ज्यादा पैनी करने की कोशिश कर रही है, और बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो मजबूत करती है, जो सबसे बड़ी ताकत है वो बूथ मैनेजमेंट है। ऐसे में बूथ मैनेजमेंट करने की इस अभियान को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में करीब 1,80,000 बूथ है, जिसमें से 1,69,000 बूथों तक बीजेपी ने अपने नेटवर्क को मजबूत कर लिया है। मतलब वहां पर चाहे वो पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो, बूथ प्रभारियों की नियुक्ति हो, बूथ पर सोशल वॉलंटियर्स की नियुक्ति हो, या फिर बूथ पर विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, 5-5 पदाधिकारी प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकल्प, प्रकोष्ठ और मोर्चों के तैनात कर दिए गए, जिसका उद्देश्य यही है कि बीजेपी ये जानती है कि अगर बूथ हमने जीत लिया तो निश्चित है चुनाव में विजय पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जब 2014
2014 के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तो उन्होंने बूथ पर काम किया था। तो बीजेपी बूथ के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। खासतौर पर विपक्ष जिन चीजों को लेकर लगातार हमलावर है, कहीं ना कहीं उनका जवाब भी बूथ स्तर पर दिया जाए, वोटर्स को घर से निकाला जाए और बूथ पर वोटिंग के लिए लाया जाए, और कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, चाहे उसके लिए सोशल मीडिया का प्रयोग हो, या उसके लिए स्थानीय स्तर पर पन्ना प्रमुखों का प्रयोग हो, या फिर वहां पर जो भी बीजेपी ने विभिन्न प्रकल्पों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। इस अभियान का शुभारंभ 11 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। हालांकि यह कार्यक्रम पिछले पखवाड़े में था, लेकिन पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह के निधन के चलते यह कार्यक्रम टल गया था, जो कि अब 11 तारीख को होना है। 24 तारीख को पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन भी होगा, जहां 11 से लेकर 20 तारीख तक ये अभियान चलेंगे, जिसमें पन्ना प्रमुख और बूथ प्रभारियों को कहीं ना कहीं दोबारा से ट्रेन किया जाएगा और वहां पर जहां पर भी नहीं है वहां पर तैनात करने की कोशिश होगी। 30,000। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त आपको बाराबंकी लेकर चलते हैं, जहां पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो फौरन गुस्से में आ गए। आप बताइए, खुलकर क्यों नहीं बोलते भारत की पार्लियामेंट में? हमने संविधान को सामने रखकर कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का कानून औरतों पर और जुल्म करेगा। वो छोड़ देगा अपनी बीवी को और भाग जाएगा। और ऐसे ही हो रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है आजकल। और मजीद जुल्म हो रहा है हमारी बहनों के ऊपर, क्योंकि कानून मोदी बनाए, और ऐसा कानून बनाए मोदी कि मर्दों को और ताकत दे दिए। कैसे ताकत दे दिए कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 मर्तबा तलाक तलाक कहता है, तो कानून यह कहता है कि तलाक नहीं हुआ। तो मैंने पूछा, जब तलाक नहीं हुआ तो केस किस बुनियाद पर और जेल में किस बुनियाद पर डाल रहे हो? तो मोदी हुकूमत ने कहा कि उसको नहीं बोलना चाहिए। अरे मैंने कहा, जब जुर्म नहीं हुआ तो केस किसका? तो जेल में जाएगा, और जेल में जाएगा तो बेल नहीं होगी। और अगर कोर्ट सजा देगा 2 साल की, तो 2 साल तक हमारी बहन इंतजार करेगी कि जब वो जेल से निकलेगा तो जेल के सामने हमारी बहन खड़े होगी और बैंड बाजा होगा और बाजे वाले गीत गाएंगे कि बहाओ खून बरसाओ मेरा महबूब आया है। 2 साल तक हमारी बहन क्यों सड़ी रहे उस बदमाश आदमी के साथ, जिसको शरीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसको औरतों के हुकूक के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब क्या कर रहा है ये मर्द? कुछ नहीं बोल रहा, घर से अपनी बीवी को निकाल रहा और फेंक रहा है। कहां गए मोदी? कहां गए ये तमाम बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करने वाले, जो टीवी पर बैठकर ये मोदी की चमचागिरी करने वाले लोग, जो महिलाओं को बिठाकर बोलते देखो इन पे जुल्म हो रहा, आओ ना तुम। कहां है? हमने इस कानून के खिलाफ कहा। मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को, जिन्होंने पूरे मुल्क में पूरे मुस्लिम महिलाओं ने उस कानून के खिलाफ 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने दस्तखत करके प्रधानमंत्री वजीर आजम से कहा हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। एक और कानून बनाया गया, CAA का कानून, शहरियत का कानून, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। हमने कहा ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। पूछिए इन लोगों से, ये समाजवादी BSP से कानून की मुखालिफत कैसे करते ये लोग? अखिलेश यादव तकरीर कर रहे हैं CAA के कानून के ऊपर और बोल रहे हैं कि मैंने लखनऊ हाईवे बनाई, उस पर जेट उतार दिया। पार्लियामेंट में बहस हो रही है शहरियत के कानून पर, और मोहतरम अपनी रोड का जिक्र कर रहे हैं। तो बाराबंकी में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जहां पर उन्होंने SP और BSP जैसी पार्टियों पर हमला बोला है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य फतेहपुर पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। डिप्टी CM ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की है, उनके साथ समीक्षा की है कि केंद्र और राज्य की जो विकास योजनाएं हैं उनका स्टेटस क्या है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी इस दौरान मौजूद थी।
तो फतेहपुर पहुंचने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान जबरदस्त उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं ने केशव मौर्य का स्वागत किया और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाएं इस क्षेत्र में चल रही हैं, उन विकास योजनाओं का स्टेटस क्या है, इसका उन्होंने अवलोकन किया है कि कौन सी विकास योजनाएं किस तरीके से संचालित हो रही हैं। चलिए बढ़ते आगे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यालय में तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ऑफिस में प्रियंका गांधी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। कल से प्रियंका गांधी 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन करेंगी। जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के साथ बैठक भी करेंगी। संभावित उम्मीदवारों से प्रियंका गांधी मुलाकात भी करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यालय में तैयारी चल रही है। तैयारी है प्रियंका गांधी के कांग्रेस दफ्तर पहुंचने पर उनके भव्य स्वागत का। इस दौरान प्रियंका गांधी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन करेंगी और जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके साथ चर्चा भी करेंगी। किस तरीके की तैयारी चल रही है, इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता नगमा शेख ने। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत ही जोर शोर से जुटी हुई। आपको बता दें, प्रियंका गांधी लगातार कार्यकर्ताओं के टच में बनी रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और अब उनका 10 और 11 सितंबर का लखनऊ का दौरा लगा हुआ है। और इस दौरे में प्रियंका गांधी कांग्रेस कार्यालय पर बैठकें करेंगी, व्यापारी संघ से मुलाकात करेंगी और साथ ही जो चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगी। जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो भी सामने रखी जाएगी, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो क्षेत्रों में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो इस बार का जो प्रियंका गांधी का दौरा है वो चुनावी लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर। प्रियंका गांधी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश में प्रियंका गांधी लगी हुई है। लगातार वर्चुअल जरिए प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती रही है। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो भी प्रियंका गांधी के सामने रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से ये जो दौरा है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है। और बताया भी जा रहा है कि 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली की भी तैयारी है, जिसकी वजह से प्रियंका गांधी उससे पहले लखनऊ में आकर बैठक कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। रामपुर में बेखौफ दबंगों के कारण इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत है। दरअसल इस दबंग ने बिजली विभाग के साथ सांठगांठ कर हाई टेंशन लाइन के नीचे पेट्रोल और डीजल का टैंक बनाकर पेट्रोल पंप की सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण घरों में बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। हाई टेंशन लाइन से चिंगारी पेट्रोल और डीजल के टैंकों में यहां पर बड़ा धमाका हो सकता है और पड़ोस में रहने वाले बच्चे और बुजुर्गों के जान पर हमेशा ही खतरा बना रहता है। तकरीबन 9 महीने पहले फातमा फिलिप्स ने तो भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप इसका संचालन किया गया। इसके ऊपर में 233 हजार की लाइनें जा रही हैं। हमने शिकायत की। शिकायत करने के बाद डीएसओ साहब ने इस पंप को सील कर दिया। सील करने के बाद निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। यहाँ पे मेरा मकान है, मेरा परिवार रहता है। इन सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए सभी ने एनओसी जारी कर दी। हर विभाग से उन्होंने एनओसी ले ली, जबकि 2 हाई टेंशन की लाइन यहाँ पहले से मौजूद थी। उन्होंने पंप जो है उसी के नीचे चलाया। 9 महीने चलाते हुए हमने शिकायत की, शिकायत नहीं सुनी गई। आखिर में डीएम साहब से शिकायत की गई। डीएम साहब ने डीएसओ साहब को आदेश देकर इस पंप। जौनपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है।
जौनपुर के क्राइम ब्रांच ने 1 लाख के इनामी बदमाश को एक एनकाउंटर में ढेर किया है। यह इनामी बदमाश है प्रशांत पांडे उर्फ कल्लू, जिसका एनकाउंटर में पुलिस ने इसे मार गिराया है। प्रशांत पांडे के ऊपर कई जिलों में इनाम घोषित था। सुल्तानपुर जिले में इस शातिर बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जबकि अंबेडकर नगर और जौनपुर में इस पर 25,000 का इनाम था। सरपतहा थाना इलाके के गैराहाव गांव के पास पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में इस बदमाश को ढेर किया गया है। ये सुल्तानपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर है, जिस पे लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं हत्या, लूट और डकैती के। इसकी सूचना अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट प्राप्त हुई थी आज। उसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स और स्वाट की टीम लगी हुई थी। गिरफ्तारी का पुलिस ने प्रयास किया। इसने फायरिंग की, जिसमें स्वाट प्रभारी के बीपी जैकेट पे गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें प्रत्युत्तर की कार्रवाई के तहत इसे गोली लगी। उसके बाद पीएचसी लाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने इसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर ये मृत घोषित कर दिया गया है। कुमार कल्लू पंडित को आज पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में मार गिराया है, जो 1 लाख का इनामिया है। जैसे कि सुल्तानपुर में 50,000 का इनामिया, अम्बेडकर नगर में 25,000 और जौनपुर में 25,000 मिलाकर कुल 1 लाख का इनामिया था, जिसको आज पुलिस और क्राइम ब्रांच की सहयोग टीम ने इसको मार गिराया है। जैसे कि पुलिस अधीक्षक अजय साहनी का कहना है कि आतंक का पर्याय था और लगभग 18 लूट में सम्मिलित था। लगातार पुलिस इसके लिए भेजने के लिए कामबिन कर रही थी। रात में क्रॉस फायरिंग में ये मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार के दौरान इसकी मृत्यु घोषित किया गया है डॉक्टरों द्वारा। लगातार कई जनपदों में ये आतंक का पर्याय था। प्रशांत कुमार कल्लू पंडित और जो कल सरपतहा थाना क्षेत्र के गैरवा में मुठभेड़ में मार गया। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ इंडिया। ये आतंक का तो जौनपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और अंतर जिला का ये शातिर अपराधी था। कई जिलों में ये वांटेड था, इस पर इनाम घोषित किए गए थे और इसको एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। लगातार पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस के 4 जिलों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद और संभल की, जहां पर अलग अलग कार्रवाई में पुलिस को कामयाबी मिली है। जौनपुर में एक इनामी बदमाश को ढेर किया गया, जबकि 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।